through your journey, your career, how is that? एक्साइटिंग जर्नी है। हर बार नई इंडस्ट्री, नया कुछ सीखने को, नई इंडस्ट्री के बारे में जानने को, सीखने को, वो इंडस्ट्री में क्या लगता है कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है? 2-3 बहुत की ड्राइवर्स हैं इस पूरे ईवी सेगमेंट के इंडिया में। सो वो धीरे-धीरे वो बदलाव आ रहा है। आपको लगता है कि आप स्टेप्स ले सकते हैं कि आम लोगों तक वो बात सो देखिए, काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज़ हैं ऑलरेडी जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है ना, वो एक पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली, राइट? ये लेकिन जब हम आम जनता की बात करते हैं, अब धीरे-धीरे वो जागरूकता आ रही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंडर्स टॉक के एक और जबरदस्त एपिसोड में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ईवी सेक्टर से रिलेटेड एक खास मेहमान, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ईवी सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और कम एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है इंडिया के केस में, क्योंकि लोग अभी भी अपनी कन्वेंशनल डीजल और पेट्रोल की जितने भी व्हीकल्स हैं उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं अपने मेहमान को जो इस सेक्टर से रिलेटेड है, उनसे करते हैं बहुत सारी बातें और जानते हैं कि ईवी सेक्टर का इंडिया में क्या फ्यूचर है और लोगों के दरमियान अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। प्रणय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडर्स टॉक के इस एपिसोड में। आपकी प्रोफाइल जब देख रही थी, सो यू आर अ हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट ब्लू व्हील्स, राइट? और आपकी प्रोफाइल से मुझे ये भी पता चला कि आपका जो करियर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रहा, बिकॉज यू बीन एसोसिएटेड विद रिलायंस रिटेल, विद डिलीवरी, पोकरबाजी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो प्रणय जी, टेक अस थ्रू योर जर्नी, योर करियर, हाउ इज दैट बीन, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोलोसल, बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहा है। जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग है अभी तक। कोशिश हमेशा ये रही है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में जाएं, आगे की इंडस्ट्री में काम करें जहाँ पे करने को बहुत कुछ है, इंडस्ट्री अपकमिंग है। एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं होता इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ फिगर आउट कर रहे होते हैं। उस जर्नी में जो किक आता है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ सीखते हो, बहुत सारा कुछ करते हो। तो चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, ये वो समय था करीब 16-17 साल पहले जब रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेटअप हो रहा था इस देश में। वीडियोकॉन टेलीकॉम का अगर आप एग्जांपल ले ले, टेलीकॉम उस समय बस शुरू ही हुआ था। हमारे पास आई थिंक बीएसएनएल, एमटीएनएल के अलावा एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसे 2-3 ही कंपनीज होती थी, जो कि बाद में कंसोलिडेशन के बाद और कम हो गई। उसके बाद अगर आप एग्जांपल ले डिलीवरी का, राइट? ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स, ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक्स था नहीं, इस देश में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स जो है वो डिलीवरी ने शुरू किया और काफी बड़े पैमाने पर शुरू किया था। ये वो समय था जब फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज इंडिया में ई कॉमर्स को लेकर आई थी और उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए था। जोमेटो, स्विगी वगैरह की स्टोरीज सब जानते हैं। वो भी लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स और हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, राइट? वहां से पोकरबाजी विच इज इनटू ऑनलाइन गेमिंग, वो आगे का इंडस्ट्री है, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है। पिछले 8-10 साल से गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ किया नहीं था उस इंडस्ट्री के बारे में, बट अब गवर्नमेंट को पिछले 1-1.5 साल 2 साल में पता लगा कि यार हाँ जी, ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम आगे लेके जा सकते हैं और इसको रेगुलेट करना चाहिए। और वही अभी स्टोरी है ब्लू व्हील्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, बिकॉज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अब हमारे लिए ट्रेंड नहीं रह गया है, ये अब हमारे लिए नेसेसिटी बन गई है, जरूरत बन गई है, राइट? सस्टेनेबिलिटी से लेकर, कार्बन एमिशन से लेकर, ऑपरेटिंग कॉस्ट से लेकर, आप किसी भी एंगल से देखें तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो स्पेस में आ रही है अभी, राइट? सो बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। हर बार नई इंडस्ट्री, नया कुछ सीखने को, नई इंडस्ट्री के बारे में जानने को, सीखने को, वो इंडस्ट्री में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, आप क्या हासिल कर सकते हैं, क्या हासिल करने में समय लगेगा। कई सारी समस्याएं होती हैं जो आपको पता नहीं होती और आप आधी जर्नी करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये भी एक समस्या है जो जिसको सॉल्व करना जरूरी था और शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। सो ये सारी इंडस्ट्रीज अपने अपने स्टेज पे ऐसे टाइम पे रही हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा आज भी नहीं होगा शायद जो ये कह सके कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग जो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए वो जर्नी काफी एक्साइटिंग है। पिछले 17-18 साल से या तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स या फिर स्टार्टअप्स, देश में लहर भी चल रही है। बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं, लोग नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। आपको कम से कम ये जानने को मिलता है कि आप बहुत सारी
कि क्या-क्या नई-नई सर्विसेज़ आ रही है इस देश में, क्या-क्या नए-नए प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च कर रहे हैं। सो राइट। बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है किसी के लिए भी इस समय यहाँ पर होने के लिए। प्रणय, जैसे आपने बात करी कि जो ईवी सेक्टर है वो अब नेसेसिटी बन चुका है, राइट? लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया के केस में देखें तो अभी भी पीपल आर नॉट इनटू वेरी मच इनटू ईवी, राइट? उनको अभी भी ज़रूरत है उस तरफ पुश करने की। तो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है और हमें ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जिनको अभी से ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी? सो 2-3 बहुत की ड्राइवर्स हैं इस पूरे ईवी सेगमेंट के इंडिया में। की ड्राइवर्स इन द सेंस जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो में अगर आप देखें तो 2-3 की ड्राइवर्स हैं। एक गवर्नमेंट के ऊपर ग्लोबल प्रेशर है जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं 2047 का विजन 2047 का विजन, वो कहीं न कहीं एक ग्लोबल प्रेशर भी है। जब बाकी देश जो हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुके देश हैं, वो कंस्टेंटली हमको कहते हैं कि भाई आप कब तक ये कहेंगे कि आप डेवलपिंग कंट्री हैं, अब आप चौथी या 5वीं या छठी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं, आप काफ़ी पावरफुल और शक्तिशाली हो चुके हैं, तो आपको एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना चाहिए, राइट? सो वो एक बहुत बड़ा पुश है ग्लोबल, और वो किसकी भी सरकार हो आज या 5 साल बाद या 10 साल बाद, वो पुश हमेशा रहेगा इस देश में। दूसरा जो है बहुत सारे स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट ने फेम स्कीम चलाई थी इसको पुश करने के लिए, ये उसी का ही ऑफशूट है। जितने लिस्टेड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, खास करके जिनके ओनर्स या जिनकी पेरेंट कंपनीज फॉर विदेशों में बेस्ड है, यूरोप में या यूएस में या यूके में, उनकी तरफ से अगर आप देखें तो उनके जो सीईओज हैं, उनके ईएसजी गोल्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है जिसके ओवरऑल बिजनेस का पार्ट है लॉजिस्टिक्स, राइट? चाहे वो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री हो, चाहे एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, राइट? उसके सीईओ को जब उसका बोर्ड रिव्यू करता है और वो बोलता है कि सर आप अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स पे पीछे छूट रहे हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग बनाना तो एक बहुत छोटा पार्ट है उसका, लेकिन वो उसका सीईओ जो होता है, वो या जो चेयरमैन या जो एमडी होते हैं, वो सबसे पहले अपने लॉजिस्टिक्स हेड को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप 50 डीजल ट्रक्स चला रहे हो, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। आप या 50 डीजल की गाड़ियां चला रहे हो, बिकॉज ये आइस इंजन जिनको बोलते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन बेस्ड जो गाड़ियां हैं, वो पॉल्यूट बहुत करती हैं, एक्सपेंसिव बहुत है, डीजल के रेट्स हम सबको मालूम है कि कैसे चल रहे हैं, राइट? और तीसरा जो सबसे बड़ा पुश है जो कंपनीज के खुद के फायदे के लिए है, वो ये है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत थिन मार्जिन वाली इंडस्ट्रीज है, प्रॉफिटेबिलिटी 50-60-70% नहीं होती, 5-7-8-10% होती है इनकी, राइट? तो अगर एक डीजल गाड़ी को चलाने की कॉस्ट पर किलोमीटर अगर 30 रुपए आती है, वहीं अगर उसको आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करेंगे और वो कॉस्ट को आप 30 रुपए से घटा के 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए पे ला सकते हैं, तो उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फायदा पहुंचता है, राइट? सो ये 2-3 बहुत मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा जो अभी कुछ इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आम जनता जो है, हमारे आपके जैसे लोग जो है, वो इसको अभी भी धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी स्लो है अभी, बट वो धीरे-धीरे आ रही है। कुछ चैलेंजेस है, कुछ बॉटलनेक्स है, जिसको बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज़ मिलके रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो उन बॉटलनेक्स के रिज़ॉल्व होते ही धीरे-धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप एग्ज़ाम्पल देखें, जब टैक्सी सर्विसेज़ शुरू हुई थी, टैक्सी एग्रीगेटर सर्विसेज़ शुरू हुई थी, मेगा कैब, मेरू कैब, ओला, उबर, ये 4-5 बहुत प्रोमिनेंट नाम थे, राइट? अब आप ब्लू स्मार्ट को देखें, ब्लू स्मार्ट की 100% इलेक्ट्रिक फ्लीट है, राइट? आई थिंक अगर मेरी जानकारी सही है तो दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर मिला के वो शायद 3,500-4 हज़ार कैब्स चलाते हैं और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फ्लीट है, राइट? सो वो धीरे-धीरे वो बदलाव आ रहा है, समय लगेगा बिकॉज़ नई चीज़ है, 3-4 साल पहले शुरू हुआ है ये सब, तो अभी भी लोग ट्रेंड की तरह देख रहे हैं, लेकिन अब ये ज़रूरत में बदलता जा रहा है धीरे-धीरे। प्रणय जी, जैसे आपने अपने जवाब में बात करी, बहुत कम लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। गवर्नमेंट है बहुत इनिशिएटिव ले रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा एक इशू है जिसके मद्देनजर रखते हुए हम गो ग्रीन का एक नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी बोलते हैं ना कि अभी भी सोसाइटी के बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको हम ये बात समझा सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान, जैसे हमने बात करी, उस तक इस बात को पहुंचाना है, क्योंकि अभी भी उनके हिसाब से जो चार्जिंग, ईवी, ये सब चीजें, ये बहुत ज्यादा झंझट भरी चीजें हैं कि आप कहाँ से लाओगे चार्जिंग स्टेशन, कैसे करोगे। तो एज अ कॉर्पोरेट, एज अ प्राइवेट कंपनी,
आप क्या आपको लगता है कि आप स्टेप्स ले सकते हैं कि आम लोगों तक वो बात पहुंचे? देखिए, काफी सारे ऐसे कंपनीज हैं ऑलरेडी जो अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है ना, वो एक पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली, राइट? ये दुनिया है अपने आप में। सिर्फ इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो गाड़ियां बनाते हैं, जैसे टाटा है, आइशर है, महिंद्रा है, या एमजी है, या कोई भी और कंपनी है, राइट? वो इसका एक पार्ट है जो गाड़ियां बनाते हैं। फिर कोई है जो बैटरीज बनाता है, फिर कोई है जो पार्किंग चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, राइट? जैसे जियोबीपी जैसी कंपनीज हैं, राइट? उनका फोकस सिर्फ इसके ऊपर है, राइट? उसी तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये ज़रूरतें हैं। लेकिन जब हम आम जनता की बात करते हैं, अब धीरे-धीरे वो जागरूकता आ रही है, बिकॉज़ कई सारे रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, एटलीस्ट मेट्रो और सेमी मेट्रो सिटीज़ में, जो चाहती हैं, जो इन लोगों के पास जाती हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों के पास, और कहती है कि क्या आप हमारी सोसाइटी में 2 चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, राइट? राइट। पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू जो 1 साल पहले जितना था, उसकी तुलना में अगर आप देखें तो आपको कहीं-कहीं पे वो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स दिखने शुरू हो जाएँगे। लेकिन आम जनता के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो उसको हम हमारी भाषा में, हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं रेंज एंग्ज़ायटी, राइट? कि आप अगर अपनी डीज़ल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी लेके निकलती हैं, और आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आपको पता है कि आपको 2, 3, 4 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप मिलेगा, जहाँ पे आप डीज़ल या पेट्रोल डलवा के अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकती है। राइट, राइट, तो राइट। रेंज एंग्ज़ायटी वहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है डीज़ल गाड़ियों से। चार्जिंग पॉइंट्स शायद उतने नहीं हैं, और लोगों जहाँ पे हैं वो लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए एक तो लोग उससे भी कतराते हैं कि यार, अगर बैटरी का चार्ज खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? हम आगे कैसे जाएँगे? तो उसके लिए कुछ कंपनीज़ ने, जो ओईएम्स हैं, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने हाइब्रिड गाड़ियाँ बनानी शुरू की हैं, जो 2 फ्यूल पे चलती है। एक इलेक्ट्रिक है, और एक या तो सीएनजी है या डीज़ल है, राइट? वो आपको रेंज भी ज़्यादा देती है, तो वो एक तरह से वो भी डर खत्म करने का तरीका है। दूसरा जो लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है, अभी बहुत अर्ली स्टेज है, कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए तो कौन-सी गाड़ी चाहिए, राइट? और ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक्स के लिए अगर गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, वो डिसीजन बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हमारे और आपके जैसे आम लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो भी एक कन्फ्यूजन है कि हम कौन-सी गाड़ी लें, हम सेडान लें, हम हैचबैक लें, हम बड़ी गाड़ी लें, हम छोटी गाड़ी लें, और उसका चार्जिंग पॉइंट कैसे मिलेगा, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। तो इसीलिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो टाटा जैसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करने से पहले अपना सर्विस नेटवर्क बना के रखा है पूरे देश में, जैसे उन्होंने पहले भी किया था जब वो डीज़ल गाड़ियाँ बनाते थे, राइट? तो वो धीरे-धीरे समस्याएँ सॉल्व हो रही हैं। क्या वो उस हद तक हो गई हैं जहाँ पे कि अ, ज जहाँ पे कि वो डीज़ल गाड़ियों को 100% रिप्लेस कर सकते हैं? अभी वो उसका आंसर है नहीं। लेकिन क्या अगले 10 साल या अगले 15 साल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो बिल्कुल सॉल्व होगी, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी हमने एक रेट्रोफिट करके गाड़ी बनाई थी। अब जैसे दिल्ली में या किसी भी बड़े मेट्रो में ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में ये कानून है, आपको अगर आप लोगों को होगी जानकारी, कि आप 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियाँ नहीं चला सकते, राइट? अभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला है कि आप अपनी डीज़ल गाड़ी को कन्वर्ट करा के, अगर आपकी गाड़ी 6 साल, 7 साल, 8 साल पुरानी हो गई और वो 10 साल के थ्रेशोल्ड की तरफ जा रही है, तो आप उस डीज़ल गाड़ी को कन्वर्ट करा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करा सकते हो। अच्छा प्रणय जी, जैसे आपने इसकी बात करी कि डीजल गाड़ी की जो मुद्दत है वो 10 साल है, ठीक है? तो क्या इस तरह से ईवी में भी कुछ है कि एक सर्टेन उसका लाइफ स्पैन है, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते? ईवी के लिए फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई लाइफ स्पैन नहीं है। ईवी जो है वो सिर्फ़ बैटरी बेस्ड होता है। आज की डेट में हर कंपनी जो भी ईवीज़ बनाती है, वो आपको बैटरी की वारंटी देती है, गारंटी देती है। 5 साल की गारंटी तो आपको मिलती ही मिलती है। बैटरी एक्चुअली उससे ज़्यादा चल जाती है, राइट? वो ट्रायल्स अभी काफ़ी सारे हो चुके हैं, जिसके बाद टाटा या आइशर या अशोक लेलैंड या एमजी या महिंद्रा, कोई भी ये सारे क्लेम्स करता है। लेकिन वो बैटरी आराम से 8 से 10 साल तो चली जाती है, राइट? उसके बाद आपको सिर्फ बैटरी रिप्लेस करना है, और आपकी गाड़ी नई की नई तैयार हो जाती है, राइट? उसमें ये नहीं होता कि आपका फ्यूल पंप में ऐसा हो गया, आपके इंजन में ऐसा हो गया। वो सारी समस्याएँ नहीं आती हैं, सिर्फ आपकी बैटरी जो है वो उसका सबसे मेन पार्ट होता है, राइट? जिसको आप वैसे का वैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आप अगर आज की डेट में एक डीज़ल इंजन को रिप्लेस करने जाएँगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, बैटरी को रिप्लेस करने का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं है, उसका एक फ्रैक्शन ही है एक्चुअली। महँगी होती मतलब है 10 बैटरी। साल में कोई बैटरी रिप्लेसमेंट की बात करे तो कितना उसके लिए बैठेगा?
डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। वो 2-2.5 लाख रुपए से लेके 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर आप 10 साल, 8 साल या 10 साल अपनी गाड़ी चला चुकी हैं और उसके बाद अगर आप 3, 4 या 5 लाख में अपनी गाड़ी की बैटरी सारी की सारी रिप्लेस करके उसको आप अगले 10 साल के लिए चला सकती हैं। तो ग्रीन नंबर प्लेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसकी एंड डेट नहीं है कोई, फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में शायद गवर्नमेंट उसके अराउंड कुछ रेगुलेशंस बनाए, लेकिन अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का टाइम है, तो वो रेगुलेशंस इतनी जल्दी आती तो दिखती नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बात करी सेडान, हैचबैक और एसयूवी गाड़ियों की, तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि जो एक ईवी है, मतलब बैटरी जो है, वो कौन-सी गाड़ी में ज़्यादा अच्छी चलेगी, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, फिर सब गाड़ियों के लिए वो बराबर ही बात है, एक जनरल स्टेटमेंट है? जनरल स्टेटमेंट ही है, मतलब जो गाड़ी का जितना वजन होता है या उसका जितना लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसके हिसाब से रिसर्च करके उसमें बैटरी लगाई जाती है जनरली, राइट? अगर और आप उसके ऊपर लाइफ स्पैन भी डिपेंड करता होगा, राइट? उसके ऊपर बैटरी का लाइफ स्पैन उसके ऊपर डिपेंड करता है। बैटरी का लाइफ स्पैन या बैटरी कितने एक चार्ज में कितने दूर चलेगी, वो प्योरली डिपेंड करता है उसके ऊपर आप लोड कितना डालते हो, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम लॉजिस्टिक्स के स्पेस में कमर्शियल गाड़ियों की बात करें जो माल ढोने के काम आती है, जैसे टाटा एस ने छोटा हाथी लॉन्च किया था काफी पहले, जो छोटा हाथी के नाम से काफी फेमस हुआ था। अब उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आना शुरू हो गया कुछ महीनों से, राइट? उसमें अगर आप 1 टन का लोड डालेंगे तो वो उसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, लेकिन आप उसको 1000 के बदले 1200 किलो, 1300 किलो या 1500 किलो का लोड डालेंगे, तो ऑब्वियसली अगर वो 100 किलोमीटर चलनी थी तो शायद वो 80 या 70 किलोमीटर चलेगी और उसके बाद आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, राइट? सो वो फैक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएँगे, जो लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने ये चीज़ें क्रैक की हुई हैं, राइट? मैन्युफैक्चरर्स उसके हिसाब से आपको हिदायत देते हैं, आपको बताते हैं उन गाड़ियों के बारे में। अगर हम उनके हिसाब से चले, नॉर्मल मेंटेनेंस कराएँ, जैसे हम डीज़ल, पेट्रोल गाड़ियों की कराते हैं, वैसे इनका भी मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, तो तकलीफ एक्चुअली उतनी है नहीं। प्रणव जी, थोड़ी बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, क्योंकि आप ब्लू व्हील्स पे एज हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंटेड एज ऑफ नाउ। जैसे मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, आपका काफ़ी डाइवर्स करियर रहा है, यू बीन एसोसिएटेड टू विद रिलायंस, डिलीवरी, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। तो हर कंपनी का अपना एचआर कल्चर अलग होता है। आप क्योंकि आप ब्लू व्हील्स में है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर है, ईवी लॉजिस्टिक कंपनी है। तो किस तरह का आपने बदलाव देखा कि एचआर अलग अलग कंपनीज में रहता है, और किस तरह से, अगर आपसे कोई पूछे कि आप अडेप्टेबिलिटी के बारे में, सिंस यू हैव अमंग अस एक्सपीरियंस, कोई टिप देना चाहेंगे, तो वो क्या देंगे? एक जो चीज मैंने बहुत ज्यादा बदलती हुई देखी है पिछले 17-18 सालों में, और जो मैं अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ तो उनको कहता हूँ, कंपनीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप इंटरव्यू करते हैं, जब आप नए लोगों को कंपनी के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वो इंसान आपकी कंपनी के कल्चर के अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बेसिस पे आप अपना हायरिंग डिसीजन लेते हैं कई बार, राइट? सच्चाई ये है कि अगर मैं ब्लू व्हील से कंपनी वाई में अगर जाने वाला हूँ, राइट? ब्लू व्हील्स का कल्चर अलग है, यहाँ पे काम करने का तरीका अलग है, यहाँ के लीडर्स अलग है, अलग तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो सकता है। वैसे ही जो अगली कंपनी है उसके भी ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड है, वो बिल्कुल अलग होते हैं, राइट? तो मैं एज एन इंडिविजुअल इन दोनों जगह पे एग्जैक्टली सेम तरीके से फिट हो जाऊंगा ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी बनी है, मेरा जो कल्चर है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो पिछले 40-42 साल की वजह से है। इस 40-42 साल में मेरे दोस्त कौन से थे, मैं पैदा कहाँ हुआ था, मेरी पढ़ाई कैसी थी, मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता था, मेरा कॉलेज कहाँ था, मैं किन किन कंपनियों से होकर आया हूँ, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, राइट? तो कल्चरल फिटमेंट से ज्यादा अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि कल्चरल अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं किसी इंसान की, कि वो अपनी पुरानी कंपनी से अगर मेरी नई कंपनी में आ रहा है और यहाँ पे आके अगर वो मेरे कल्चर में अडेप्ट हो जाता है, हो सकता है वो फिट ना हो 100%, लेकिन अगर वो अपने आप को ऐसा ढाल लेता है कि हाँ वो मेरे हिसाब से काम कर सकता है या मेरी कंपनी के वैल्यू सिस्टम्स के साथ जुड़ सकता है, और कई बार ये भी देखना चाहिए कि वो अपने वैल्यू सिस्टम से कुछ नया हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, राइट? वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने होते हुए देखा है, थोड़ा स्लो है, बट वो चेंज हो रहा है कि फिटमेंट की बजाय लोग अडेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, चाहे कल्चरल अडेप्टेबिलिटी हो। और उसके बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं कि अगर
आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करती हैं और यहाँ पे आके किसी चीज से आपको परेशानी है या कोई चीज ऐसी है जो आपको सेटल डाउन होने में हेल्प नहीं कर रही, क्या आप उसके बारे में सही लोगों से बात कर सकती हैं? क्या आप अपने कंसर्न्स किसी को बता सकते हैं, राइट? ये चीजें आपको हेल्प करती है अडैप्ट करने में, आपको आपके सॉल्यूशंस ढूँढने में, राइट? और तभी आप एक बेहतर एम्प्लॉयी की तरह आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उस कंपनी को। सो थोड़ा-सा जो माइंडसेट है वो इस तरफ चेंज हुआ है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा शिफ्ट है वो ये है कि जैसे पहले के ज़माने में अगर आप देखें तो लोग कहते थे कि एक 15-20 साल या 25 साल में एक जनरेशन चेंज होती है, राइट? जैसे हुँ, हमारे माता-पिता से जब हमारी जनरेशन हाँ, चेंज हुई थी। आज की वर्कफ़ोर्स को अगर आप देखेंगे या पिछले 10 साल में जो वर्कफ़ोर्स बदली है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जनरेशन शायद हर 5-7 साल पे चेंज हो रही है। राइट, राइट। बिकॉज़ हर नई जनरेशन के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो कंटेंट बहुत सारा कंज़्यूम करते हैं। उनको सारी जानकारी बैठे-बिठाए मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, जो शायद हमें और आपको बहुत स्ट्रगल करके मिलती थी या कई बारी मिलती भी नहीं थी, राइट? राइट, तो वो जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी बदल रही है क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, जिसका एक मतलब ये भी है कि लोग अवेयर बहुत ज़्यादा है, राइट? उनकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है लाइफ़ में। अ, लोग जानते हैं कि हमको अपने लिए भी समय निकालना है। वो पुराना समय अब शायद रह नहीं गया है कि सुबह से शाम तक काम कर लो 10 घंटे, 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन जो भी है और फिर अगले हफ्ते वही रूटीन वापस शुरू करो। तो अब की जो जनरेशन है उनको वो फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। चैलेंज उन एचआर लीडर्स के लिए या बिज़नेस लीडर्स के लिए ज़रूर है, जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ का पार्ट है, जहाँ पे मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स है कि एक वैसा भी इंसान है जो 50 साल या 52 साल का है, फिर एक ऐसा भी इंसान है जो 40 साल का है, फिर एक कोई इंसान 30 साल का भी है और एक कॉलेज से पास आउट बच्चा है जो शायद 22, 23, 24, 25 साल का भी है। अब ये 4 अलग-अलग जनरेशन एक ही ऑर्गनाइजेशन में काम कर रही हैं और एज़ अ लीडर आपको इन चारों जनरेशंस को साथ लेकर चलना है। इन चारों जनरेशन से आपको अपना आउटपुट निकालना है। सो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, जो चैलेंजिंग भी है, लेकिन काफ़ी एबल लीडर्स भी आ रहे हैं, तो इनको मैनेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणय जी, आप हेल्थ और लॉजिस्टिक दोनों ही सेक्टर में रहे हैं। तो क्या एचआर अगर चैलेंजेस की बात करें तो इन दोनों सेक्टर्स में क्या कोई सिमिलैरिटी है या फिर डिफरेंस है कंप्लीटली? अगर एचआर सिस्टम की बात करें तो? लॉजिस्टिक बेसिक बेसिक सिस्टम्स सेम होते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट हो, राइट? हम जब कलीग्स आपस में जब बात करते हैं और बहुत सारे लोग इस बात पे मानते हैं कि अगर आप किसी को उनका सही पैसा सही समय पर पे कर दें, जो सैलरी की बात है बेसिकली, तो उनकी 80-90% परेशानियाँ वैसे ही खत्म हो जाती है। वो उसके बारे में सोचते नहीं, फिर वो काम पे डेडिकेटेडली मन लगाकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, राइट? सो वो एक बहुत बेसिक है कि हाँ, आप सही पैसा सही समय पर लोगों को दे दो, तो उनकी बाकी समस्याएँ थोड़ा बैक सीट ले लेती हैं, थोड़ा पीछे चली जाती हैं। हाँ, इनोवेशन जब हम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे नए हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, हम हायरिंग को लेकर बात करते हैं कि किस तरह से समय बचाएँ। अब जैसे चैट जीपीटी और वो सब नए-नए टूल्स आते जा रहे हैं, बहुत सारे एआई बेस्ड टूल्स हैं उसके अंदर। एम्प्लॉयी फीडबैक के लिए पहले साल में 1 बार सर्वे होता था, अब वो रियल टाइम फीडबैक सर्वेस चलते हैं। तो आपको हमेशा पता होता है कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में क्या बदल गया हमारे जीवन में या हमारे एम्प्लॉइज़ के लाइफ में, राइट? तो बेसिक जो सिस्टम्स हैं वो सेम ही होते हैं। नेचर ऑफ वर्कफोर्स थोड़ा अलग होता है बिकॉज़ हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो थोड़ा व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स थोड़ी ज़्यादा होती है। लॉजिस्टिक्स में आपको ग्राउंड ऑपरेशंस के लोग चाहिए जो भागते-दौड़ते रहते हो, जो 10 राइडर या बाइकर्स को कंट्रोल कर सके, जो उनकी भाषा में उनसे बात कर सके, जो उनकी समस्याओं को समझ सके। तो वो नेचर ऑफ वर्कफोर्स थोड़ा अलग ज़रूर है, बट जो बेसिक समस्याएँ हैं, जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, वो तो सबको ही चाहिए। अगर हेल्थ केयर चाहिए, अगर इंश्योरेंस बेनिफिट चाहिए, तो वो लॉजिस्टिक्स वाले को भी चाहिए और किसी और इंडस्ट्री वाले को भी चाहिए। अगर एक लिसनिंग प्लेटफ़ॉर्म चाहिए कि हाँ, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ, मुझे कोई परेशानी है तो मैं बता सकूँ, वो हर इंडस्ट्री में हर एम्प्लॉयी को चाहिए। चाहे वो एम्प्लॉयी कितना भी सीनियर हो, एक कंपनी का सीईओ भी किसी से तो बात करेगा कि हाँ, ये 4 चीज़ें मेरी समस्याएँ हैं, तो मैं किसी से तो बात करूँ। सो वो एक जो लिसनिंग ईयर है, वो उसको भी चाहिए होता है। प्रणय जी, एचआर डिपार्टमेंट का जो मेजर फोकस रहता है वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज एंगेजमेंट पे और कल्चर बिल्डिंग पे रहता है, राइट?
तो आप किस तरह से ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो कंपनी के साथ एम्प्लॉइज़ का कंपनी का जो गोल है उसके साथ अलाइन्ड रहे, एम्प्लॉयी एंगेजमेंट रहे और वो मोटिवेटेड भी रहे और उसके गोल के साथ अलाइन्ड भी रहे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो आप कैसे इंश्योर करते हैं? कल्चरल असिमिलेशन जो है वो एक्चुअली उतना मुश्किल है नहीं जितना हम उसको मानकर चलते हैं, बिकॉज हर कंपनी का अपना एक इनहेरेंट कल्चर तो होता है, चाहे या तो वो उस कल्चर को आपने बहुत एफर्ट लगा के डेवलप किया हो, या अगर आप छोड़ भी देंगे तो जिस तरह के लोग वहां काम करते हैं उनसे एक सर्टेन तरीके का कल्चर तो बन जाता है, राइट। सो हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है और शायद उस कंपनी के लिए वो कल्चर ही काम करता है, क्योंकि वो कंपनी भी सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो आपको वो रिव्यू करने की जरूरत जरूर है, राइट। अब जहां तक कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन होने की बात है, वो सिर्फ गोल सेट करने से या लोगों को बताने से या उनके क्यारे सेट करने से वो नहीं होता है। बहुत जरूरी है कि सबसे जरूरी जो होता है किसी भी कंपनी के अंदर वो है कम्युनिकेशन का पार्ट, राइट। कि आप अपने लोगों से कितनी ज्यादा बात करते हैं, कितनी बार बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। कोई उनको अब मेरी अगर मैं 20 22 या 23 शहरों में ऑपरेशंस चलाता हूँ अभी, तो हम इंश्योर करते हैं कि उन सारे शहरों में कोई ना कोई कभी ना कभी हमारी सीनियर लीडरशिप से ट्रैवल कर रहा है और वहाँ की लोकल लोगों से मिल रहा है, राइट। नहीं तो एक गुवाहाटी में बैठा हुआ इंसान भूल जाता है कि वो एक बड़ी कंपनी का पार्ट है, राइट। सिर्फ कहने से कि हाँ आप एक्स कंपनी में काम करते हो या वाई कंपनी में काम करते हो, वो रजिस्टर होता नहीं है। बिकॉज उस इंसान की वो जो जूनियर स्टाफ है उसकी दुनिया तो उतनी सी ही है, उसी शहर में ही सीमित है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि ऊपर सीईओ बदल गया या नहीं बदल गया, या ऊपर हेड एचआर कोई दूसरा आ गया या कोई तीसरा आ गया, राइट। कई बार उस तक ये खबर पहुंचती भी नहीं है अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो, राइट। तो इसीलिए, और एक बहुत सिंपल सी जो चीज है कि किसी जूनियर बच्चे के लिए, राइट, अगर आप देश के पर्सपेक्टिव में भी देखें या कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी देखें, एक जूनियर के लिए सीनियर तक जाना बहुत मुश्किल होता है, उसको उतनी ऊंचाई तक जाके किसी से बात करना, राइट। लेकिन देश का प्रधानमंत्री चाहे तो आपको या मुझे फोन करके कभी भी बात कर सकते हैं। अब उतना रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है क्योंकि वो 150 करोड़ लोगों से तो नहीं बात कर सकते, बट कंपनी के पर्सपेक्टिव में ये बिल्कुल सही चीज है कि कंपनी में अगर 10 सीनियर लीडर हैं, वो किसी भी दिन किसी भी 5 लोगों को फोन करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो लेकिन वो जो जूनियर लोग हैं वो चाहे तो इन 10 लोगों तक पहुंचने में उनको 1 महीना लग जाएगा या शायद 2 महीना लग जाएगा, और या शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे, राइट। सो वो जो कनेक्ट एस्टैब्लिश होता है कि सिर्फ आपका मैनेजर आपकी दुनिया नहीं है, उसके ऊपर भी और लोग हैं, राइट। वो कनेक्ट बहुत जरूरी होता है। एक्चुअल एंगेजमेंट वहां से शुरू होती है। एंगेजमेंट का जो एक मतलब होता था पहले, जो कि अब चेंज हो रहा है थैंकफुली, कि हाँ चलो थोड़ा नाच गाना करा दो, थोड़े पर्व त्योहार मना लो और कुछ अवार्ड्स कर दो और वो सब कर दो, वो आई थिंक पुरानी बात है। मैं अपनी टीम, अब मेरी टीम में अभी भी लोग अगर पूछते हैं कि हाँ ये फलाना त्योहार आ रहा है और हम एम्प्लॉयज के लिए कुछ करते हैं, एम्प्लॉयज ऐसा ऐसा करेंगे, मेरा पहला सवाल होता है यार हम कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना समय किसके पास है ये सब करने के लिए। अगर आप काम से एंगेज नहीं हो तो आप किसी भी और चीज से एंगेज हो, उससे मेरे लिए तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, बट उसका एक समय होता है, उसका एक तरीका होता है, राइट। अब सब छोड़ छाड़ के महीने में 2 दिन सिर्फ इस पे नहीं लगा सकते, राइट। आप लोगों को सही कम्युनिकेशन चैनल दो, आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका दो, उनकी बात सुनो, वापस जाकर उनको बताओ। कई बार आपका जवाब ना भी हो। प्रणीत जी, आपकी आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट कनेक्शन, इफ यू कैन हियर मी, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। You can hear me now? या परफेक्ट, प्लीज All right. कंटिन्यू। Okay, so what I was saying is कि हाँ, so उस एम्प्लॉय के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए कि वो आपके पास आके आपसे बात कर सके, अपनी बात रख सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐप के थ्रू, किसी टूल के थ्रू। आप उसकी बात सुनिए, आप उसको वापस जाकर बताइए कि हाँ हमने आपकी बात सुनी, आपने ये 4 समस्याएं बोली थी, हम ये 2 तो कर सकते हैं और ये 2 नहीं कर सकते। कई बार आपका जवाब उसके लिए ना हो सकता है, जो कि ओके है, राइट। वो ना वाला जवाब भी चलता है, राइट। बट उससे उस एम्प्लॉय को तसल्ली होती है कि हाँ किसी ने मेरी बात सुनी तो सही, इतने सीनियर बंदे ने मेरे बारे में सोचा तो सही। चलो ठीक है, अभी नहीं कर सकते, शायद ये बाद में कर देंगे, या नहीं हो पाएगा तो आपने कारण बता दिया कि क्यों नहीं हो पाएगा, राइट। तो वो ज्यादा जरूरी होता है लोगों को एंगेज करने के लिए, लोगों को काम से अलाइन करने के लिए, लोगों को कंपनी के गोल और विजन से अलाइन करने के लिए, रादर देन कि आप रोड शो करो, पोस्टर्स लगाओ और वो सब करो, लेकिन उनसे कम्युनिकेट मत करो।
वो भी एक ज़रिया है कम्युनिकेट करने का, बट उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं। प्रणय जी, जैसे हमने देखा कोविड के बाद या कोविड के दौरान ही बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी नहीं, सारी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम का अपना सिस्टम एक अप्लाई किया और लॉकडाउन के बाद भी अभी तक कंपनीज़ ने वो चीज़ कंटिन्यू रखी है। तो क्योंकि हम एम्प्लॉयी एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे कि एक इकोसिस्टम होता है, सब जुड़े होते हैं, बात सुनी जाती है तो ही थोड़ा सॉल्यूशन निकलता है। तो क्या लगता है आपको कि वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इससे नेगेटिवली इस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है या इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है या फिर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, अगर एंगेजमेंट और कनेक्टिविटी की बात करें? अब 2 चीज़ें हैं, एक वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू हुआ था, जो अब रिवर्स होता चला जा रहा है। बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ ने, इंडिया बेस्ड आईटी कंपनीज़ ने अपने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि साहब आपका जो बोनस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप ऑफ़िस कितने दिन आते हो, हुँ, राइट? अगर आप ऑफ़िस नहीं आओगे तो आप अपने बोनस की उम्मीद ना रखें हमसे। तो हुँ, 1-2 ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। लोगों ने वापस अपने एम्प्लॉइज़ को बुलाना शुरू कर दिया है, तो वो जो ट्रेंड कोविड के बाद शुरू हुआ था, हुँ, क्योंकि उस समय चीज़ें खुली नहीं थी, ट्रैवल करना सेफ नहीं था, वो बहुत ही अलग सिचुएशन थी, शायद हम सबकी लाइफ में पहली बार हुई थी, तो उस समय के लिए वो ट्रेंड शुरू हुआ था, बट वो ट्रेंड अब रिवर्स होता चला जा रहा है धीरे-धीरे और कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि अपने लोगों को वापस बुलाएँ, एक-दूसरे से बातचीत करें, एक-दूसरे की शक्ल देखें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 3-3 साल, पिछले 2 साल या 3 साल एक कंपनी में बिता दिए, लेकिन अपने किसी भी टीम मेंबर से कभी मिले नहीं वो, राइट। राइट? तो शॉपिंग मॉल में घूमते-घूमते इनको लगा कि अच्छा इसको तो किसी कॉल पे देखा था और फिर उसको 5 मिनट लगे रिकलेक्ट करने में, राइट? राइट। मैं और आप अगर एक जगह काम करते हैं, आजू अगल-बगल बैठते हैं, तो शायद या एक फ्लोर पे बैठते हैं, तो हम और आप अगर कहीं मिलेंगे तो शायद एक-दूसरे को पहचान सकते हैं। हुँ, लेकिन ये वीडियो कॉल पे जो छोटी-छोटी तस्वीरें आती हैं और जिसमें 50 विंडोज़ खुली होती हैं और उसमें 50 हुँ, एम्प्लॉइज़ होते हैं, जिसमें से आधे तो स्विच्ड ऑफ होते हैं, राइट? राइट, राइट। तो उनके साथ एंगेज करना, उनको पहचानना, उनसे वो पर्सनल कनेक्ट बनाना, उनसे ऑफ़िशियल कनेक्ट बनाना भी मुश्किल है। सो हुँ, वो जो मॉडल है वो काफ़ी ट्रांज़ैक्शनल मॉडल है इन फैक्ट, राइट? कि बस काम हुँ, से काम है, मैंने आपको ईमेल कर दिया, आपने मुझे जवाब दे दिया, एक कॉल पे हाय हेलो हो गई और बस उतना ही है। तो वो ट्रेंड जो है धीरे-धीरे रिवर्स होता चला जा रहा है। लोगों को एंगेज करना उस समय में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था बिकॉज़ आपको हर एम्प्लॉयी के लिए कुछ तो अलग करने की कोशिश करनी थी, हर टीम के लिए कुछ तो अलग करने की कोशिश करनी थी। बहुत सारी कंपनीज़ थी जो कोविड से पहले जैसे वो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ करते थे या कोई एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई, राइट? वो माहौल ऐसा होता है, वो कल्चर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको पता लगता है कि हाँ, आपकी कंपनी के जो मेन पिलर्स हैं वो क्या हैं, आपकी कंपनी किस तरह से सेलिब्रेट करती है, किस तरह से एन्जॉय करती है, राइट? राइट, तो वो समस्याएँ थी जो लोगों ने अपने-अपने तरीकों से ओवरकम करने की कोशिश करी, थोड़ा वेलनेस पे, थोड़ा मेंटल हेल्थ पे, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स पे, इन चीज़ों पे काफ़ी सारा काम किया लोगों ने। बट एज़ आई सेड वो ट्रेंड अब धीरे-धीरे वापस आ रहा है। लोग चाहते हैं, कंपनियाँ चाहती हैं कि उनके लोग वापस ऑफ़िस आएँ, एक-दूसरे से मिलें, एक-दूसरे से बात करें, एक-दूसरे के सामने बैठ के काम करें, राइट? अ, और वहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर मैं लॉजिस्टिक्स की बात करूँ, अगर मेरा सुपरवाइज़र बोलता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो वो क्लाइंट से तो कभी मिलेगा नहीं। तो मैं राइट। अपने सुपरवाइज़र को वर्क फ्रॉम होम तो दे नहीं सकता, राइट? लेकिन मुझे कंपनी वाइड एक कल्चर बनाना है, तो मैं अपने आईटी वालों को भी वर्क फ्रॉम होम नहीं देता, उनको ही बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा सुपरवाइज़र जब 6 दिन काम कर रहा है, तो तुमको घर से क्यों काम करना है? तुम ऑपरेशंस की वजह से तुम एग्ज़िस्ट करते हो, तुम्हारी वजह से ऑपरेशन नहीं एग्ज़िस्ट करता, राइट? तो वो समझना काफ़ी ज़रूरी है और समझाना भी उतना ही ज़रूरी है। सो वो चैलेंजेस हैं जो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। अब थोड़ा टाइम लगेगा शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल में भी, बट दुनिया वापस वैसे जा रही है जैसे कोविड से पहले थी रिवर्स और हो रही है जैसा आपने मेंशन किया है। एग्ज़ैक्टली। प्रणय जी, अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है और यंग प्रोफेशनल है वो इस ईवी सेक्टर में आना चाहते हैं। तो एज़ अ बिगिनर अगर कोई आपको आज सुन रहा है तो आप उसको क्या टिप देना चाहेंगे? ईवी सेक्टर में आने के लिए अब मतलब स्टार्टअप्स में जाने के लिए चूँकि अब पिछले 10-12 साल से वो लहर चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को वो सुन के बहुत फैंसी लगता है बट जो पहली मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से और नए बच्चों से खास करके, वो ये है कि दोस्त स्टार्टअप में आना इतना फैंसी एक्चुअली है नहीं, क्योंकि हुँ, एक आपको ऑब्वियसली सीखने को बहुत सारा कुछ मिलेगा।
कई बारी पैसे शायद उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको कहीं और मिल जाएँगे, बिकॉज़ किस स्टेज में कंपनी काम कर रही है उस पे डिपेंड करता है, फ़ोकस कुछ और होता है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अपने जीवन के शुरू के 5-6 साल अगर सीखने में लगाने हैं, तो आपको बिल्कुल ये स्टिंट करना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टअप्स में जाना चाहिए। हालाँकि ये भी सच है कि अगर अगले शुरू के 5-6 साल अगर नहीं सीखे तो अगले 20 साल सीखते रहेंगे फिर, राइट? तो वो डिसीज़न तो ज़रूर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, स्टार्टअप्स में जाना इतना फैंसी है नहीं जितना लोगों को बाहर से लगता है। हुँ, जहाँ तक ईवी सेक्टर की बात है, तो बड़ी कंपनीज़ हैं जो बैटरीज़ पे काम करती हैं, जो गाड़ियाँ बनाती हैं। वहाँ पे सेल्स मार्केटिंग से लेके R&D से लेके मैन्युफैक्चरिंग और वो सारे फील्ड्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। ऑपरेशंस ईवी की फ्लीट चलाना, राइट? अगर कोई गाड़ी बना रहा है तो कोई वो गाड़ी चलाएगा भी तो सही, राइट? ऑपरेशंस जो है इसका हमेशा ही बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, चाहे ईवी के अंदर कोई से भी सेगमेंट की बात करें, पार्किंग राइट, चार्जिंग की बात करें या गाड़ियाँ चलाने की बात करें, क्लाइंट पे डिप्लॉय करने की बात करें। तो सेल्स और ऑपरेशन, ये दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी कैपेसिटी को, आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं कि आप वो मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लाइंट आपको सुबह 7 बजे भी फ़ोन कर सकता है और रात को 10 बजे भी फ़ोन कर सकता है, राइट? उसकी समस्या है, कस्टमर इज़ द किंग। अगर वो उसको तकलीफ है, तो आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी तकलीफ। उसके लिए आपको जिन लोगों से बात करनी है, जो करना है, जिसको फ़ोन करना है, जिसको उठाना है, जिसके पास जाना है, वो आपको जाके करना पड़ेगा, राइट? सो वो एक वो चीज़ है जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, अदरवाइज़ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है। स्टार्टअप स्पेस में, ईवी स्पेस में या किसी भी और इंडस्ट्री में, स्टार्टअप स्पेस में, हम हमेशा ऐसे लोगों को ढूँढते हैं जो सीखने का जज़्बा रखते हैं और समस्याओं को सॉल्व करने का जज़्बा रखते हैं। ये 2 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप आईआईटी से पढ़ के आए हो या आप किसी बाबू बनारसी दास कॉलेज से या किसी भी और कॉलेज से पढ़ के आए हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी लाइफ़ में सॉर्टेड हैं, तो स्टार्टअप्स बिल्कुल आपके लिए है। शुरू के 2-3 साल शायद आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप सोच के आए थे, लेकिन उसके बाद के 10, 12, 15 साल या बाकी का करियर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि तब तक आप ऐसी चीज़ें कर चुके होंगे जो आपके आस-पास आपके कलीग्स ने, आपके क्लासमेट्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा कर सकते थे। प्रणीत जी, जैसा आपने बात करी कंज्यूमर नीड के बारे में, ठीक है? तो अगर हम ईवी सेक्टर के रेफरेंस में बात करें, तो एक इंडियन कंज्यूमर और एक फॉरेन कंज्यूमर को अगर हम देखें ईवी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो कौन-सा दोनों में ज़्यादा मोर वेलकमिंग और एक्सेप्टिंग रहा है? और इसका क्या आपको अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूएस की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो ईवीज जो है वो काफी पहले से अडाप्ट हो चुके हैं वहां पे। वो मार्केट काफी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप टॉप 10 ईवी मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो शायद सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ही बेस्ड हैं। आई थिंक 2 या 3 चाइना के हैं, बाकी सारे अभी के सारे ज़मीन पे वेस्टर्न क्या कंट्रीज लगता है कि बेस्ड हैं। क्विक एक्सेप्टेंस है फॉरेन कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेकर? एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब शुरू जब से उन्होंने शुरू किया था, थोड़ा आपको कल्चरली भी इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज़ जब आप बाहर जाते हैं, जब आप वहाँ के लोगों से मिलते हैं, अ, वहाँ के लोगों में एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए, एक अच्छे सिस्टम के लिए अवेयरनेस थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। हमेशा से ज़्यादा रही है, अवेयरनेस भी ज़्यादा रही है, राइट? जिसकी वजह से अडैप्टेबिलिटी ज़्यादा आसान हो जाती है उनके लिए, राइट? हम आज इंडिया में इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि टेस्ला आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन से राज्य में आएगा और कब आएगा। हुँ, तो हम हुँ, अभी भी वो कोशिश ही कर रहे हैं, राइट? यूरोपियन कंट्रीज़ में 10, 12, 15 साल से टेस्ला यूज़ हो रही है और हुँ, काफ़ी हुँ, ज़्यादा संख्या में यूज़ हो रही है। हुँ, ये यूज़ करने वाले बिज़नेसमैन नहीं है सिर्फ़, ये हमारे आपके जैसे कॉमन लोग भी हैं, राइट? सो हुँ, एक जो उन कंट्रीज़ का कल्चरल माइंडसेट है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अडैप्टेबिलिटी कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। हुँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये अडैप्टेबिलिटी हमेशा से ही है, राइट? वो माइंडसेट वैसा है। हमारे पास अभी जो हम ऑपरेशंस चलाते हैं, और अगर मैं सिर्फ़ लॉजिस्टिक्स की बात करूँ, तो हम बड़ी मुश्किल से मेट्रो से बाहर निकल के टियर 1 तक पहुँचे हैं, राइट? लेकिन अगर मुझे टियर 3, टियर 4 में पेनिट्रेट करना है, तो मुझे पता है कि वो रास्ता बहुत लंबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोगों का माइंडसेट एक तरीके का बना हुआ है,
लोग अपनी पुरानी गाड़ियाँ छोड़ते नहीं। अगर आप छोटे शहरों में जाएँगी तो ऐसा लगता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट पहनने का रूल था वो उन सिटीज़ को किसी ने बताया नहीं कभी। राइट, राइट। तो हम अभी उस बहुत बेसिक प्रॉब्लम से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ईवी पे ग्रेजुएट करना तो हमारे लिए थोड़ा लंबा रास्ता है। इवेंचुअली होगा, अगर सही पुश होगा, सही इंसेंटिव्स होंगे, लोगों को अगर समझाया जाएगा। अब जैसे अगर हम और आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे शहरों में अगर रहते हैं या हुँ, एनसीआर, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे शहरों में रहते हैं, हुँ, हमको पता है कि अभी अक्टूबर से लेकर अगले साल जनवरी, फरवरी तक पॉल्यूशन में हमारी क्या हालत होने वाली है। राइट, राइट। तो हम उस चीज़ को शायद ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ज़्यादा एक्नॉलेज कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा बंदा जो किसी छोटे टियर 3, टियर 4 शहर में रहता है, बिकॉज़ वहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब अभी हुई नहीं है, राइट? सो एक्सेप्टेबिलिटी जो है, अडैप्टेबिलिटी जो है, वो इस बात से भी आती है कि आप उस समस्या के कितने करीब हैं और आप क्या खुद उस करीब समस्या से जूझ भी रहे हैं। राइट। राइट? सो इसीलिए दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर में अभी मैंने पीछे आई वाज़ ट्रैवलिंग तो मैंने देखा था बैंगलोर में द एक्यूआई बैंगलोर में जो एक्यूआई था वो 100 के आस-पास था हुँ, और उस टाइम पे दिल्ली का जो एक्यूआई है वो मैं गुड़गाँव में रहता हूँ, तो गुड़गाँव का जो एक्यूआई है वो कुछ 61-62 था और मुझे लगा कि शायद इनकी मशीन खराब हो गई है क्योंकि गुड़गाँव का एक्यूआई किसी भी शहर से कम तो नहीं हो सकता है, राइट? बट हम वो चीज़ें फेस करते हैं, हर साल 5-6 महीने के लिए फेस करते हैं। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारे आपके अपार्टमेंट्स में 2-2 3-3 4-4 लोग मिल जाएँगे जिन्होंने ईवीज़ खरीदी होंगी, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड किया होगा। छोटे शहरों में जाएँगे तो वो रास्ता थोड़ा लंबा है अभी। थोड़ी एचआर की बात कर लेते हैं क्योंकि आपका एचआर में बहुत ज़्यादा क्लोजल एक्सपीरियंस रहा है और आपने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट की होंगी। तो कोई ऐसा पॉलिसी या इम्प्लीमेंट जो आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग डिफाइन करता है? और इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा कोई चीज़ है जो आप अभी एज़ ऑफ नाउ आपने ब्लू व्हील्स में इंट्रोड्यूस नहीं करा है लेकिन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? अ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ब्लू व्हील्स में जब आप पॉलिसीज़ या प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन किस स्टेज पे काम कर रही है अभी, राइट? और हुँ, क्या आपको इतने सारे पॉल क्या आपको इतने सारे मापदंड चाहिए होते हैं? क्या आपको इतनी सारी बंदिशें चाहिए होती हैं? पॉलिसीज़ कई बारी बंदिशों का भी काम करती है, जो आपको ऑपरेट करने के लिए फ्री हैंड नहीं देती हैं। रेगुलेशंस भी ज़रूरी हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ेशन की स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर यही ऑर्गेनाइज़ेशन 10 साल या 8 साल पुरानी होती, तो हम इसको एक अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे होते। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज़ेशन सवा साल या डेढ़ साल पुरानी है, तो हम उस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते जैसे हम एक ऑप्टम को या रिलायंस को या टाटा को ऑपरेट करते हैं, राइट? सो वो एक डिफरेंशिएटर होता है जो हमेशा हमको सोचना चाहिए और दूसरी चीज़ हमको हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी पॉलिसी या प्रोसेस अनलेस कि वो लॉ ऑफ द लैंड से गवर्न्ड ना हो, जो सरकारी नियम कानून है अनलेस कि वो उससे गवर्न ना हो, कोई भी पॉलिसी या प्रोसेस अगर मेरे बिज़नेस को आगे करने में, मेरे बिज़नेस को सही तरीके से चलाने में, स्मूथली चलाने में हेल्प नहीं कर रही, तो वो पॉलिसी या प्रोसेस बदलना चाहिए, मेरा बिज़नेस चलाने का तरीका नहीं बदलना चाहिए, राइट? हुँ, बिकॉज़ द मेन पर्पस इज़ टू रन द बिज़नेस, मेन पर्पस पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना नहीं है। पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करना एक ज़रिया होता है बिज़नेस को सही ढंग से चलाने का, राइट? हुँ, और ऐसे कई सारी पॉलिसीज़ हैं आई थिंक हेल्थ केयर के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी करी हैं और अगर सही समय आएगा हम यहाँ पे भी करना चाहेंगे कि जिससे कि लोगों को वो सहूलियत मिले कि चलो ठीक है, मैं अगर जी-जान लगा के अपनी कंट्रीब्यूशंस दे रहा हूँ कंपनी को और अगर कल को मुझे कुछ होता है, मेरी तबीयत खराब होती है या मेरे मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, द हुँ, कंपनी इज़ देयर कि वो मेरे लोगों का, मेरे परिवार का और मेरे जो भी बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी है, जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं, उन सब का ध्यान रखा जाएगा। लोगों को कंपनी पे उस लेवल का भरोसा होना चाहिए, राइट? हुँ, तभी वो अपना बेस्ट दे पाएँगे। कॉम्पेंसेशन के केस में वही है कि अगर हर एम्प्लॉयी मेरा हर टीम मेंबर अगर ये सोचना शुरू कर दे कि यार मेरे को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी है और उसको अगर ये समझ आ जाए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, तो वो निश्चिंत ऐसा ऐसा नहीं होता कि कोई एम्प्लॉयी सुबह घर से उठता है और बोलता है कि चलो आज ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं ऑफिस जाके टाइम पास करूँगा। हर बंदा अपना बेस्ट ही देने आता है कंपनी में, राइट? कई बारी उनको समझ आता है कि वो कैसे करना है, कई बारी समझ नहीं आता है, तो आपको उनकी मदद करनी पड़ती है, राइट?
सो वो कुछ 2-3 चीजें हैं कि उससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको इस बात से निश्चिंत कैसे कर सकते हैं कि भाई तुम काम पर ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे तुम्हारे लिए। और और उसके अलावा हम फैमिलीज को एक कम्युनिटी बनाकर कैसे एंगेज कर सकते हैं। ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो सही समय पर हम जरूर करना चाहेंगे यहाँ अपने लोगों के लिए। जैसे आपने काम पे ध्यान देने की बात की, प्रणय जी, जैसे एक स्टार्टर है, एक फ्रेशर है बिल्कुल, जिसने अभी एक जॉब स्टार्ट की है, उसके लिए और एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदा आपकी तरह, दोनों के लिए सक्सेस का मतलब अलग होगा। तो इस स्टेज पे आके आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? और जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या था? और एक इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है और ये जनरली होता भी है कि जब हम एक अच्छा खासा अपना एक करियर बना लेते हैं, तो कहीं न कहीं वी स्टार्टेड लूजिंग मोटिवेशन, राइट? क्योंकि एज़ अ ह्यूमन एक हमारी टेंडेंसी है कि हमें अब मोटिवेशन चाहिए हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप अपना वो मोटिवेशन अभी तक इतने लंबे करियर के बाद कैसे मेंटेन रखते हैं? जब मैंने करियर शुरू करा था, तो मेरी पहली सैलरी या पहले कुछ महीनों की जो सैलरी है वो 7,280 रुपए थी। उस समय वही सक्सेस लगता था कि खुद के पैसे हैं और जो मर्ज़ी इसका कर सकते हैं, और ऑनेस्टली खर्च तो वो भी नहीं हो पाते थे। हुँ, धीरे-धीरे वो मोटिवेशन खत्म हो गई, बिकॉज़ एक चीज़ जो मुझे मेरे बहुत पुराने एक मैनेजर है, मेरे करियर के शुरू के दिनों के एक मैनेजर हैं, अब थे, हुँ, मतलब वो आज भी मैं उनको अपने मेंटर की तरह ही मानता हूँ। हुँ, उन्होंने समझाया था कि जीवन में जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, तो आपको 2 तरह से आपकी कमाई होती है। एक होती है आपकी लर्निंग, एक होती है आपकी अर्निंग, राइट? हुँ, शुरू-शुरू के दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी अर्निंग शायद थोड़ी कम है, लेकिन आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट? लेकिन जैसे-जैसे आपका करियर बढ़ता चला जाता है, आपकी लर्निंग धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और अर्निंग प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है, राइट? हुँ, अ, मुझे आज तक अपने करियर में या जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, उन सबके करियर में इसका कोई एक्सेप्शन आज तक तो दिख मिला नहीं है, राइट? और इसीलिए अभी पीछे मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से है, वहाँ भी मैंने लोगों से बात करी, बच्चों से बात करी और बाकी जगहों पे भी। अ, मैंने सबको यही बोला कि देखो दोस्त, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे करियर के 2 हिस्से होते हैं, पहले 5 साल और अगले 20 या 25 साल। या तो तुम पहले 5 साल मेहनत कर लो, तो अगले 20-25 साल बहुत आराम से गुज़रेंगे, पैसे भी मिलेंगे, रोल भी मिलेगा, पोज़ीशन मिलेगी, सब कुछ हुँ, मिलेगा। हुँ, लेकिन अगर पहले 5 साल तुमने आराम कर लिया, तो अगले 25 साल तुम वो रोल पोज़ीशन ढूँढते ही रह जाओगे और अगले 25 साल तुमको जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? हुँ, तो वो एक लेसन है जिसका मुझे आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, और ये एक लेसन है जिसको मैं आज तक भी अ, अपने साथ लेकर चलता हूँ। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं शायद मंत्र है मेरे जीवन का, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का एटलीस्ट, कि मेहनत करते रहनी चाहिए, पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएँगे, पोज़ीशन आज नहीं तो कल मिल जाएगी। यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं नहीं तो कहीं और सही, लेकिन जो आप सीखते हैं वो तो आपसे कोई ले नहीं सकता, राइट? और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप और ज़्यादा से ज़्यादा वाइज़ होते जा रहे हैं। लर्निंग ओनली मेक्स यू वाइज़र, राइट? राइट, अ, दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से हमारी आपकी सबकी अपब्रिंगिंग है, हम लोग सब लोग मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास फैमिली से पढ़ लिख के आते हैं, बड़े हुँ, होके आते हैं। हमारे लोगों ने हमेशा हमको बोला कि भई ये पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई कर लो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे हुँ, कमाओ, राइट? बहुत बड़ा अंतर होता है पैसे कमाने में और पैसे बनाने में, राइट? हुँ, पैसे कमाते-कमाते आपकी सैलरी 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। शायद आपका घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शायद आप थोड़ी महँगी गाड़ी चला लोगे, शायद आप 1 के बदले 2 फॉरेन वेकेशन कर लोगे या 3 कर लोगे। हुँ, लेकिन सैलरी में तो आप यही कर सकते हो। अगर आप चाहो कि मुझे 4 घर खरीदने हैं या मुझे 10 करोड़ का घर खरीदना है, वो सैलरी से तो होता नहीं है, हुँ, राइट? हुँ, उसके लिए राइट, पैसे बनाना सीखना पड़ेगा। पैसे कमाना अलग है, पैसे बनाना अलग है, राइट? सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लोगों को कहता हूँ, जो मैं जूनियर्स को कहता हूँ कि यार इन चीज़ों पे ध्यान दो। 10-5 हज़ार रुपए के लिए नौकरी बदलना बिल्कुल भी वाइज़ आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और कोई 2 लाख रुपए दे रहा हो, आँख बंद करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ शायद 50,000 से 2 लाख पहुँचने में 5 साल, 8 साल, 10 साल लग सकते हैं, हुँ, राइट? लेकिन अगर आप 50,000 की सैलरी को छोड़ के 60,000 की सैलरी के लिए जा रहे हो, वो 10,000 एक्चुअली मायने रखता नहीं है, क्योंकि 10% तो फाइनेंस मिनिस्टर ले जाएँगी। आपके वहाँ 5-6 हज़ार रुपए आप
इफेक्टिवली आप 5-6 हज़ार रुपए के लिए अपनी जॉब चेंज कर रहे हो और आप अपनी सारी मेहनत ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, राइट? सो उसमें बहुत ज़्यादा सेंस है नहीं। अ, मेरी जो मोटिवेशन है वो इसीलिए शायद मुझे स्टार्टअप्स ज़्यादा पसंद हैं और इतने साल मैंने लगाए हैं और अगर आगे काम किया तो शायद आगे भी लगाऊँगा बिकॉज़ हमेशा एक नई इंडस्ट्री होती है, एक नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। हुँ, हुँ, नया कुछ सीखते हो आप, कई बारी आपको पता नहीं होता कि आप सॉल्व क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कई बारी हुँ, आपको अपनी समस्याएँ पता नहीं होती हैं, कई बारी आप एक समाधान ढूँढते हो लेकिन वो सही है कि गलत है, वो पता करने में आपको 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना लग जाता है। फिर आपको पता लगता है कि यार ये समस्या तो ये समाधान ही गलत है, तो आपको नया हुँ, कुछ सोचना है या नया कुछ समझना है। तो मेरे पास अगर दिन में 10, 12, 14 घंटे का काम है और जो मैं अगर अपनी शिद्दत से कर पाता हूँ, तो मुझे हुँ, रात को अच्छी नींद आती है। अगर काम बाकी होता है, तो मेरा सवाल सबसे यही होता है कि अगर आज का काम बाकी है, तो फिर नींद कैसे आई है? तो वही है मेरी मोटिवेशन वहाँ ही शुरू होती है, वहाँ ही खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली पे या दोस्तों पे या बाकी लोगों पे ध्यान नहीं देता। दिन में अभी 18 साल तो मुझे हो गए 18-19 साल कोशिश करते हुए। दिन में 24 घंटे से ज़्यादा तो मिले नहीं आज तक कभी। आई थिंक सबके साथ ऐसा ही होता है, किसी के पास वो घड़ी तो बनी नहीं। तो उसी टाइम में आपको मैनेज करना है। मैं किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी 24 घंटे में से वो टाइम भी निकालता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे बहुत सारा टाइम बिताते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भई अब इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक से क्या मिलता है तुमको? कि तुम तो किसी और की अर्निंग बढ़ा रहे हो, उनका कंटेंट देखकर तुमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, हुँ, राइट? तो राइट। उससे अच्छा कुछ और ऐसी चीज़ पे ध्यान दो जिससे तुम्हारा भला हो, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ नया करो, कुछ अफ़लातूनी करो कि मतलब किसी को तो समझ आ जाएगा कि जो तुमने किया वो अच्छा था। और आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि पैसे कमाने के साथ-साथ पैसे बनाना सीखो। वो आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रो टिप है, जो आज सारे यंगस्टर्स को पता होनी चाहिए। और छोटे से गैप के लिए अपनी जॉब चेंज मत करो। अगर बहुत बड़ा आपको हाइक लग रहा है तो ही गो फॉर इट, अदरवाइज स्टिक टू योर कंपनी क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो आई थिंक प्रणय जी हमने मोटा-मोटा सभी कुछ कवर कर लिया है। इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड? आई थिंक वी No, I प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। Yes, we have covered pretty much everything. I think. Thank you very much. Very nice set of questions that you had. Uh, आई थिंक अगर कुछ और है तो बस यही है कि लोगों को थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोच के काम हुँ, या पढ़ाई करनी चाहिए, राइट? काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ तो वो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है आप एमबीए कर रहे हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी? लोग कहते हैं मार्केटिंग या हुँ, फाइनेंस या कोई सा भी एक डोमेन है, राइट? हुँ, और फिर जब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा आपको मार्केटिंग या फाइनेंस या जो भी डोमेन है उसमें क्यों काम करना है, तो वो कहते हैं क्योंकि पिछले बैच के लोगों की इस डोमेन में प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, राइट। अब पिछले बैच के लोगों की उस डोमेन में प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई थी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप तो 2 साल बाद पास आउट हो गए ना, आप हुँ, जब पास आउट होगे, उस समय उस डोमेन में उतनी नौकरियाँ मिलेंगी क्या? अगर नहीं राइट। मिलेंगे तो फिर आप वो क्यों पढ़ रहे हो, राइट? तो थोड़ा-सा फ्यूचर सोचना चाहिए। एक बहुत सिंपल एनेक्डोट है कि अगर मैं गुड़गाँव में रहता हूँ और अगर मुझे जयपुर जाना है, तो मुझे एनएच 48 से जाना पड़ेगा। मैं हुँ, यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं जा सकता, राइट? राइट। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे से जाऊँगा तो मैं आगरा ज़रूर पहुँच जाऊँगा, जयपुर तो नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर पहुँचूँगा भी तो बहुत लंबा सफ़र है। हुँ, राइट? सो वो एंड डेस्टिनेशन जो है आपका कि वो एंड डेस्टिनेशन आगरा है या जयपुर है या चंडीगढ़ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। रास्ता हुँ, तो बीच का मिल जाएगा, हुँ, राइट? बट वो हुँ। एंड डेस्टिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गुम जाएँगे, आप चलते रहेंगे, आप मंज़िल तक तो नहीं पहुँच पाएँगे। राइट, वेल सेड सर, वेल सेड। तो थैंक यू सो मच प्रणय जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और अपना टाइम निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू पूरा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय-बाय। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रणय प्रकाश जी जो ब्लू व्हील्स में हेड ऑफ एचआर है। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ईवी सेक्टर के बारे में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए और भी अच्छे गेस्ट्स को इनवाइट कर सकें। मिलते हैं फाउंडर्स टॉक के एक और अच्छे से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।